3 गरीब 2 अमीर प्रेग्नेंट बहू की पहली तीज। निशा, कविता, रूपा, मेरी बच्चियों, तुम तीनों गर्भवती हो और इस बार ये तुम्हारा ससुराल में पहला तीज है और पहली तीज का सारा सामान मायके की तरफ से जाता है। पर तुम तीनों अपनी गरीब माँ को माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी पहली तीज पर तुम तीनों को कुछ नहीं दे सकती। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने हम तीनों बहन की शादी इतने अच्छे घर में करवा दी, हमारे लिए यही खुशी की बात है। हाँ माँ, और हम तीनों का ही 7वां महीना चल रहा है। कुछ महीनों बाद वैसे ही आपका खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए आप ज्यादा मत सोचो। पर बेटा, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारी सास कुछ बोले ना कि तीनों बेटियों की ये पहली तीज है और मायके से कुछ आया नहीं, मेरी वजह से कहीं तुम्हें ताने ना सुनना पड़े। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। हमारी सास बहुत अच्छी है, वह हम तीनों से बहुत प्यार करती है। हमारी दोनों देवरानी बहुत अमीर हैं और बहुत घमंडी भी। वो दोनों भी गर्भवती हैं, पर फिर भी माँ जी ने कभी भी हम 5 बहुओं में फर्क नहीं किया। उनकी नजरों में हम 5 एक बराबर हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर निशा की माँ फोन रख देती है। अब तीनों देवरानी जेठानी बाहर जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि उसकी सास कोमल ने साड़ी वाले को घर पर बुलाया है। अरे आ गई मेरी तीनों बहुएं, आओ बैठो और आराम से अपने लिए साड़ी पसंद कर लो। माँ जी, अंकल के पास बहुत महंगी साड़ी हैं, आपको अपनी इन 3 गरीब बहू को इतनी महंगी साड़ी देने की क्या जरूरत है? इतनी महंगी साड़ी इन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। बहू, माना कि तुम दोनों अमीर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी 5 बहू में कोई फर्क करूंगी। मेरी 3 गरीब बहू और 2 अमीर बहू मेरी नजरों में एक बराबर हैं। माँ जी, ये सब बस कहने की बात है, पर हमारी तीनों गरीब जेठानी हम दोनों की कभी भी बराबरी नहीं कर सकती, और आप ये बात जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है आपके लिए। बहू, अब तुम मुझे बताओगी मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? माँ जी, रहने दीजिए ना, वो दोनों भी हमारी तरह गर्भवती हैं और ऐसे में इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ माँ जी, जाने दीजिए। वैसे माँ जी, आपने आज साड़ी वाले अंकल को क्यों बुलाया है? बहू, तुम भूल गई, परसों तीज है और तुम 5 का ये पहला तीज है। जानती हूँ कि तुम 5 गर्भवती हो, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम 5 अपनी पहली तीज एक साथ मनाओ। माँ जी, माफ करना, पर मैं ऐसी हालत में व्रत नहीं रख सकती और डॉक्टर ने मुझे मना किया है। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम व्रत रहे तो हमारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए आप ये तीज का व्रत अपनी इन 3 गरीब बहुओं से ही रखवा लो। कविता, सुनीता, ये व्रत हर सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और तुम्हारा करना भी बहुत जरूरी है। दीदी, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अगर इतना ही आपको तीज के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि पहली तीज का सारा सामान मायके की तरफ से आता है। हमारे मायके वालों की तरफ से तो सारा सामान आ गया है, पर आपके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, क्योंकि आपके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, इसलिए सासू माँ इतना सब कुछ कर रही हैं आप तीनों की वजह से। इतना बोलकर कविता और सुनीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अपनी देवरानियों की बातें सुनकर तीनों गरीब जेठानियों को बहुत बुरा लगता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और अगले दिन एक बार फिर कोमल अपनी 5 बहू को बुलाती है। माफ करना बहू, तुम 5 गर्भवती हो और ऐसे हाल में मैं तुम 5 को बाहर लेकर जा रही हूँ, पर परसों तीज है और तीज की शॉपिंग तो तुम 5 को ही करनी पड़ेगी ना। क्या शॉपिंग? माँ जी, हम रेडी हैं, बस जल्दी से चलो। पर माँ जी, ये सब हमारे मायके से आता और आप हमें दिला रही हैं। अगर लोगों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? बहू, लोग क्या सोचेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे मालूम है ना तेरे मायके से सामान क्यों नहीं आया, और ये मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। अगर तुम्हारे मायके से शगुन आता, मैं तो भी अपनी 5 बहू को तीज की शॉपिंग करवाती। मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 बहुएं मेरी पसंद की चूड़ी, बिंदी, साड़ी पहने। अब चलो, ज्यादा सोचो मत। इतना बोलकर कोमल अपनी 5 बहू के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहां कोमल की तीनों गरीब बहुएं सस्ते, अच्छे और तीज से जुड़े सामान खरीदती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोमल की दोनों अमीर बहू महंगी चीजों को पसंद करती हैं, जिनकी तीज में कोई जरूरत नहीं थी। बहू, ये तो चूड़ा लेकर क्या करेगी? तीज में हरी कांच की चूड़ी पहनी जाती है। और कविता बहू, तूने बेकार ही ये हील वाली सैंडल ली है। भूल गई क्या तू गर्भवती है और कल घर में तीज मनाई जाएगी, ना कि पार्टी। माँ जी, जब आपको हमारी पसंद का कुछ दिलवाना ही नहीं था तो हमें लेकर क्यों आई? अगर मैं अभी अपने मायके में होती तो मैं जिस चीज पर हाथ रखती वो चीज मेरी होती। बहू, मैं तुम्हें वो हर चीज दिलाऊंगी जो तुम्हें पसंद है, बस वो तीज से जुड़ी होनी चाहिए, ना कि फैशन से जुड़ी।
इस तरह कोमल अपनी पांचों बहू के साथ मिलकर तीज की शॉपिंग करती है और घर आते ही कोमल अपनी पड़ोसनों को तीज का न्योता देकर आ जाती है। और तीज वाले दिन दोनों अमीर बहू अपनी तीनों गरीब बहू को ताने देने लगती हैं। देखो, गांव की 3 हरी मेंढकी आ गई जो तीज का व्रत कर रही हैं। कविता, सोच समझकर बोलो, हम तीनों ने तीज का व्रत रखा है, तुम्हें पाप लगेगा। इन दोनों से कुछ बोलना ही बेकार है। इन दोनों के पास सिर्फ पैसों का घमंड है, इसलिए ये तीज के व्रत की शक्ति नहीं जानती। गर्भवती होने का तुम दोनों नाजायज फायदा उठा रही हो। इस हाल में भी तुम दोनों व्रत कर सकती थी, कुछ नहीं होता तुम्हारे बच्चे को। हाँ, नहीं रख रहे हम तीज का व्रत, क्योंकि हम अमीर हैं, तुम्हारी तरह गरीब नहीं, और हमें बहुत अच्छे से पता है प्रेगनेंसी में कैसे रहना चाहिए। आप तीनों को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, इसलिए आप तीनों करो तीज का व्रत, हम नहीं कर रहे हैं। ये देखकर कोमल को बहुत बुरा लगता है, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। देखते ही देखते मोहल्ले की सारी औरतें भी घर में आ जाती हैं और सब तीज की तैयारी करने में लग जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोमल की दोनों अमीर बहुएं सेल्फी लेने लगती हैं। बहू, ये सेल्फी लेने का समय नहीं है। अगर तुम दोनों ने व्रत नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कथा भी ना सुनो। चुपचाप से कथा सुनो। माँ जी, आप सब कथा सुनिए, हम दोनों झूला झूल रहे हैं। बहू, तुम दोनों ने व्रत नहीं रखा, पर तीज के नियम तो मान लो। अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो एक काम करो, रसोई में जाकर घेवर ले आओ, प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। घर का सारा काम निशा, रूपा और काव्या करती थी, पर आज तीज का व्रत रखने की वजह से घर का सारा काम सुनीता और कविता को करना पड़ता है, जिस वजह से वो दोनों बहन अपनी तीनों गरीब जेठानी को परेशान करने के लिए उसके घेवर में जमाल गोटा मिला देती हैं। ये तीनों गरीब बहनें हमारी जेठानी क्या बन गई, अपनी जगह भूल गई। अब ये घेवर खाकर इसे अपनी सही जगह याद आएगी। हाँ, अब जल्दी से तीज की सारी रस्में खत्म हो और ये तीनों अपना व्रत खोलें। इस तरह कविता और सुनीता वह घेवर लेकर बाहर आती हैं। कुछ देर बाद कोमल अपनी तीनों गरीब बहू के साथ तीज का व्रत पूरा करती है और वह अपनी तीनों बहू को झूला झुलाती है और माता पार्वती की पूजा करती है। इस तरह तीज का व्रत संपन्न होता है और शाम को कोमल अपनी पांचों बहू को अपने हाथों से घेवर खिलाती है। चलो, तीज अच्छे से मन गई। अब तुम पांचों मेरे हाथ से ये घेवर खा लो। माँ जी, मैंने सुबह से व्रत रखा था, इसलिए अब घेवर खाने का जरा भी मन नहीं है। हाँ माँ जी, और मुझे तो वैसे ही घेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहू, ये दोनों तो घेवर खाने से मना कर रही हैं, तुम तीनों ही खा लो। माँ जी, मुझे उल्टी हो रही है, मैं उल्टी करके आती हूँ। इतना बोलकर कोमल जबरदस्ती अपनी दोनों अमीर बहुओं को वो घेवर खिला देती है, जिस वजह से उन्हें लूज मोशन हो जाता है। ये देखकर कोमल बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी दोनों अमीर बहू से कहती है, हे भगवान, मेरी दोनों बहू को एक साथ लूज मोशन क्यों लग गए। बहू, लगता है तुम दोनों ने तीज का व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम दोनों जल्दी से डॉक्टर के पास चलो, इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए। माँ जी, आप सही कह रही हैं, लगता है भगवान ने हमें सजा दी है, क्योंकि घेवर में हमने जमाल गोटा मिलाया था अपनी गरीब जेठानियों को खिलाने के लिए, पर वो गलती से आपने हमें खिला दिया। शायद हमारी तीनों जेठानियों का व्रत सफल हुआ और हमने व्रत नहीं रखा था, इसलिए हमें इसकी सजा मिल गई। माँ जी, हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना। बहू, ये तुमने क्या किया? तुम दोनों अपनी गरीब जेठानी से इतना ज्यादा जलती थी कि उनकी जान की दुश्मन बन गई। माँ जी, ये सच है कि हम अपनी गरीब जेठानियों से नफरत करते थे, पर हम उनका बुरा नहीं चाहते थे। ये तो बस हमने उन्हें परेशान करने के लिए किया था, हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों डरिए मत, मैं अभी चाय में पानी मिलाकर आपको दे देती हूँ, आपका लूज मोशन बंद हो जाएगा। ये घरेलू नुस्खा है, इससे आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। इस तरह रूपा, निशा और काव्या मिलकर अपनी अमीर देवरानियों को चाय में पानी मिलाकर देती हैं, जिसे पीने के बाद उसकी देवरानियां ठीक हो जाती हैं और बहुत जल्द कोमल के घर में पांचों बेटियों का जन्म होता है।